बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले हो जाएं होशियार। ट्रैफिक पुलिस का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। मॉल रोड, केनाल रोड, जेल रोड और मेन बुलेवर्ड पर चलान शुरू। बगैर हेलमेट चलान 200 रुपये का होगा। आपको बताएं कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले हो जाएं अब होशियार, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात लेंगे ज़ैन अली से। जी ज़ैन। ट्रैफिक पुलिस ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। इस वक्त एक ट्रैफिक वार्डन एक शहरी का बगैर हेलमेट ना होने की वजह से चालान कर रहे हैं। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा, हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट सर मैं ज़रा कुछ अर्जेंट काम आया था जिसकी वजह से पहन नहीं सका। ये मेरी ही अपनी ही गलती है, मेरी ही मिस्टेक है। हेलमेट तो बहुत नेसेसरी है लाइफ के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, और ये भी हमारी हिफाजत के लिए ही खड़े हैं। तो इसलिए मैं एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ मैं कि नेक्स्ट टाइम, और प्रॉमिस कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है वो ऐसी गफलत नहीं होगी हमारे एंड से। जी बिल्कुल, ये शहरी तो अब एक्सक्यूज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अगली मरतबा जो सा है ये ज़रूर हेलमेट पहनेंगे। ट्रैफिक वार्डन से बात करते हैं। सर, हेलमेट नहीं पहना कितने का चालान होगा? सर, हेलमेट ना पहनने का 200 का फ़ाइन है इनका। और ये CTO साहब की तरफ से और हमारे ऑफिसर की तरफ से हमें हिदायत हैं कि बहुत ही प्यार से मोहब्बत से बात करनी है। और उनको असल बात अवेयरनेस है। इनको चलान किया जाता है, कोई इनका नुकसान करना हमारा टारगेट नहीं है, ना ही कोई टारगेट हमारे चलान है। सिर्फ अवेयरनेस देना और इनको बावर कराना है कि ये आपकी जान कीमती है, हमारे लिए भी आपके लिए भी। ठीक है, अब आप नहीं पहनेंगे तो हम बजरिया चलान छोटा सी एक प्लंटी डालेंगे भी, आप हेलमेट पहने और अपने भाइयों दोस्तों को भी इस चीज़ के बारे में बताएं कि ये कीमती जानों का ज़ाया जो है ये इंजरी की वजह से होता है, जो हेलमेट ना पहनने की वजह से है। हेलमेट पहने, खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, यही मैसेज है। जी बिल्कुल, हेलमेट जो है वह इंसानी जान के लिए बहुत ज़रूरी है। साल 2022 में 222 लोग हेड इंजरी के बायस जान की बाजी हार गए थे। अब देखना ये है कि CTO के अहकामात पर ट्रैफिक वार्डन। जी शुक्रिया ज़ैन अली। महंगाई बारे खबर यह है कि फल, सब्जियां और ब्रॉयलर सब कुछ महंगा हो गया है। मुर्गी का गोश्त 6 रुपये महंगा हो चुका है। कीमत 546 से बढ़कर 552 रुपये किलो हो गई है, जबकि प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन अवाम की कुव्वत खरीद से बदस्तूर बाहर हैं। मार्केट की मौजूदा सूरत हाल जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल, आज अशिया ज़रूरिया के हवाले से बात की जाए तो आज जो सरकारी रिलीज जारी की गई है उसमें ब्रायलर की कीमत में 6 रुपये का इजाफा किया गया। 552 यानी कि 550 रुपये फ़ी किलो से तजावज़ कर चुका है। ये वही ब्रायलर है जो 500 रुपये में 2 किलो आ जाता था, लेकिन अब 500 रुपये में 1 किलो भी नहीं आता। सब्ज़ मिर्च आज जो है वो 10 रुपये महंगी करके 120 रुपये कर दी गई है। टिंडे 2 रुपये महंगे करके 80 रुपये, फूल गोभी 5 रुपये महंगी करके 35 रुपये। फलों की कीमतों में भी मुसलसल जो है वो इजाफा किया जा रहा है। सेब जो है 5 रुपये महंगा करके 270 रुपये, केला दर्जा अव्वल 5 रुपये महंगा करके 130, खजूर ईरानी 10 रुपये महंगी करके 365, किन्नू 5 रुपये महंगा करके 130 और अनार बदाना 10 रुपये महंगा करके 580 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। ये सरकारी रेट लिस्ट है। मार्केट की कीमतें जो हैं इससे ज़ायद वसूल की जा रही हैं। हमारे साथ कुछ खरीदार मौजूद हैं, इनसे बात करते। महंगाई आम आदमी की पहुंच से बाहर है। देखे, पेट्रोल नहीं मिल रहा, ये अब आयल कहाँ पे जा रहा, आयल शार्ट है, आटा नहीं मिल रहा। ज़रई मुल्क है 220 रुपये, प्याज है 260 रुपये तक प्याज गया। ये ज़रई मुल्क है। ज़रई मुल्क जिसकी 70-75% आबादी ज़राअत की है, उसमें प्याज 220-260 तक गया। ये पिछले दिनों में 260 रुपये प्याज लेके गया हूँ। जी बिल्कुल, महंगाई जो है मुसलसल बढ़ चुकी है। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक हर चीज़ महंगी हो चुकी है। ब्रायलर की कीमतें एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। रोजाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। डॉलर की कदर में 80 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 274 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 278 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात लेंगे जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइएगा, कारोबारी हफ्ते का आज दूसरा रोज़ है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, करेंसी मार्केट में आज कुछ मुस्तकम सूरत हाल देखी जा रही है और रुपये की कदर में भी बहुत बड़ी तब्दीली अब तक नहीं आई। डॉलर की कदर में इस वक्त तक तकरीबन 70 से 80 पैसे तक की कमी देखी गई है, जिसके बाद तकरीबन 274 रुपये 60 पैसे तक डॉलर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में भी 278 से 279 रुपये तक डॉलर दिया जा रहा है। मार्केट ग्राह के मुताबिक गुज़श्ता चंद हफ्तों से डॉलर अपनी इंतहाई कीमत पर फरोख्त हो रहा था, जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट में कुछ
محدود اور محتاط سرمایہ کاری کی جا رہی ہے اور لوگوں کی جانب سے زیادہ ڈالر نہیں خریدا جا رہا. اس انتہائی قیمت کی وجہ سے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں معمولی کمی دیکھی جا رہی ہے. تاہم مجموعی طور پر مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال برقرار ہے. روپے کے حوالے سے لوگوں کے شک و شبہات کا حال برقرار ہے. جی اچھا زاہد، عموماً یہی دیکھا جاتا ہے کہ معمولی کمی کے بعد اچانک 10-5 کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو کیا اب پھر سے یہی صورتحال اختیار ہونے والی ہے؟ جی بالکل، اس وقت مارکیٹ کی پوزیشن بالکل واضح نہیں ہے. جو سرمایہ کار، جو ڈالر خریدنے والے، جو بیچنے والے، دونوں ہی انتہائی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں. کیونکہ اس وقت بھی درآمد کنندگان کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ ڈالر خریدنا چاہتی ہے، ڈالر حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن مارکیٹ میں اتنے ڈالر دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے ڈالر اور روپے کے درمیان ایک کشمکش مسلسل جاری ہے، جس میں اکثر ڈالر کا پلڑا بھاری رہتا ہے. اور ماہرین کے مطابق زر مبادلہ کے ذخائر میں مناسب اضافہ نہ ہونے تک روپے کی قدر پر دباؤ کا خدشہ ہر وقت موجود ہے اور مزید کمی کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے. تاحال اس وقت 278 سے 280 کے درمیان ڈالر ریٹ کو بہتر خیال کیا جا رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ مزید اضافے کا امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا. لیکن آنے والے دنوں کے لیے کوئی پیشن گوئی مارکیٹ میں اس وقت یقینی طور پر نہیں کی جا رہی. اچھا زاہد، یہ بھی بتائے گا جو کاروباری حضرات ہیں جو ڈالر کے ساتھ کنیکٹ ہیں، ان کو کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ڈالر دستیاب نہیں تو وہ کوئی متبادل ذرائع ان کے لیے ہیں جو وہ استعمال کر سکے؟ جی بالکل، اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر کم ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان درآمد کنندگان کو ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز ایسے ہیں جو کہ پورٹ پر موجود ہیں اور ان کی کلیئرنس نہیں ہو پا رہی رقوم کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے اور ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے. اور اس وقت حکومت کی ترجیحات میں صرف یہ شامل ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو درآمد ہے اسے ہر صورت برقرار رکھا جائے، جس کے لیے ایل سیز کھولی جا رہی ہیں اور دیگر لوگوں کو ڈالر فراہم کیا جا رہا ہے. لیکن عام اشیاء جو کہ ضرورت زندگی کی عام اشیاء ہیں اور عام استعمال میں آتی ہیں، ان کی درآمد پر انتہائی قدغن لگائی جائے، جس کی وجہ سے تاکہ لوگ زیادہ ڈالر نہ خریدیں. کیونکہ اس وقت جی ٹھیک ہے زاہد عابد، آپ کا شکریہ. ایف آئی اے کی عمارتوں کی سیکیورٹی کا یہ معاملہ ہے اور ایف آئی اے کی عمارتوں کی سیکیورٹی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں. ڈائریکٹر ایڈمن نے ایف آئی اے کے اعلیٰ افسران کو اس بارے مراستہ بھی لکھ دیا ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں راحیل علی سے. راحیل آگاہ کیجیے گا. پشاور میں حالیہ دہشت گردی کے بعد جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ سیکورٹی بڑھانے کے حوالے سے جو ہے وہ سر جوڑ لیے گئے ہیں. ایف آئی اے کی عمارتوں پر دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر جو ہے وہ اسپیشل جو ہے خصوصی لیٹر ڈائریکٹر ایڈمن نے ایف آئی اے کے تمام اعلیٰ افسران کو جو ہے وہ لکھ دیا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے کی عمارتیں ہائی ویلیو ٹارگیٹ جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں اور اس حوالے سے لاہور سمیت تمام وہ جگہیں جہاں پر ایف آئی اے کی عمارتیں ہیں ان کو جو ہے وہ فوری طور پر سیکورٹی کے وہاں پر انتظامات جو ہیں وہ بہتر بنائے جا سکیں. مراسلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایف آئی اے لاہور میں 2008 2009 جبکہ کوئٹہ میں 2010 میں جو ہے وہ ایف آئی اے کی عمارتوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا چکا ہے دہشت گردوں کی جانب سے. تو لہٰذا موجودہ صورتحال میں تمام ایف آئی اے کے جو زونل ڈائریکٹرز ہیں اور جو سیکورٹی کے جو زونل ڈائریکٹرز ہیں وہ تمام جو لوگ ہیں افسران ہیں وہ مقامی پولیس اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کے ایف آئی اے کی عمارتوں کی سیکورٹی کو یقینی بنائیں اور تمام جو لوگ ہیں وہ ایسا پلان مرتب کریں کہ ایف آئی اے کی عمارتوں کو جو ہے وہ محفوظ بنایا جا سکے. اس حوالے سے مراسلہ جو ہے وہ ڈائریکٹر ایڈمن کی جانب سے تمام اعلیٰ افسران جو ہیں وہ ایف آئی اے کو ان کو جاری کر دیا گیا اور یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اس کو ٹاپ پریورٹی پر جو ہے وہ رکھا جائے اور تمام جو زونل ڈائریکٹرز ہیں وہ مقامی پولیس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایف آئی اے کی عمارتوں کی سیکورٹی کو جو ہے وہ یقینی بنائیں. جی ٹھیک ہے راحیل، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. ایل ڈی اے کا ہاؤسنگ اسکیموں میں مفاد عامہ کی اراضی پر مبینہ قبضہ. سوسائٹی پلان میں پارکوں، اسکولوں اور مساجد کی اراضی پر قبضے کا انکشاف ہوا ہے. شہر کے مختلف اسکیموں میں 380 پلاٹوں کی فہرست تیار کی جا چکی ہے. ڈی جی ایل ڈی نے پولیس کی مدد سے اراضی کو واگزار کروانے کا حکم دیا تھا. مزید تفصیلات دیں گے زین العابدین سے. جی زین. ارمناگ کی ایل ڈی اے کی ہاؤسنگ اسکیموں میں مفاد عامہ کی اراضی پر مبینہ طور پر قبضے کیے جا چکے ہیں. سوسائٹی پلان میں پارکوں، اسکولوں اور مساجد کے لیے جو مختص اراضی ہے ان کے اوپر قبضے کا انکشاف ہوا ہے. ایل ڈی اے نے عوامی مقامات کے لیے یہ پلاٹ مختص کیے تھے، لیکن بعد ازاں قبضہ مافیا نے ایل ڈی اے عملے کے ساتھ ساز باز کر کے ان پلاٹوں پر پنجے گاڑ لیے ہیں، جبکہ اسکیم ماسٹر پلان کے متضاد مفاد عامہ کے پلاٹوں پر گھر اور کمرشل املاک بھی تعمیر کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان کی ہدایت پر ایل ڈی اے اسکیموں کا سروے مکمل کیا گیا ہے، جس میں ایل ڈی اے کے
शोबा हाउसिंग की जानिब से इन सरकारी सोसाइटी में मकबूज प्लॉटों की निशानदही की गई है, जिसमें बताया गया है कि सब्जाजार स्कीम में मुबैना तौर पर जो स्कीम प्लान में सरकारी पार्क की अराजी मुख्तस की गई थी उस पर बस स्टैंड तमीर किया जा चुका है, जबकि शोबा स्टेट मैनेजमेंट की जानिब से माजी में सब्जाजार नक्शे में इस इलाके को ग्रे एरिया डिक्लेयर किया गया था। इसके अलावा सब्जाजार में जो लोगों के गुजरने के लिए रास्ते रखे गए थे उनके ऊपर भी घर तमीर किए जा चुके हैं। इसके अलावा कब्जा माफिया की निशानदही के लिए मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, जुबली टाउन और दीगर जो एलडीए की स्कीमें हैं उसका अच्छा भी सर्वे किया ज़ैन, जा- निशानदही तो की जा रही है, ये भी क्लियर कर दीजिएगा, जो कब्जा माफिया है इतना सरगर्म है और शहर की मुख्तलिफ स्कीम्स में 380 प्लाटों की फहरिस्त तैयार की जा चुकी है, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो आखिर ये जो कब्जा माफिया है इनको किनकी सरपरस्ती हासिल है? ये जो फहरिस्त तैयार की गई है जिसके मुताबिक कुल 380 प्लॉटों की अभी तक निशानदही की जा चुकी है, इनकी मालियत 20 अरब रुपए से जायद है। जराये की जानिब से ये दावा किया गया है कि ये कब्जा माफिया एलडीए अमले के साथ साजबाज करके इन सरकारी प्लॉटों के ऊपर और मुफादे आमा के प्लॉटों के ऊपर तामीरात करता है और फिर उसके बाद एलडीए के ही अमले के साथ मिली भगत करके इनकी जाली रजिस्ट्री तो एलडी हुकाम की जानिब से सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ अपनाया गया? मौजूदा सूरत हाल में डीजी एलडीए की जानिब से डायरेक्टोरेट ऑफ हाउसिंग को ये अहकामात जारी किए गए हैं कि पुलिस की मदद से इन 380 प्लॉटों पर जो कब्जे किए गए हैं इनको वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन का आगाज किया जाए। इसी तनाजुर में डायरेक्टर हाउसिंग की जानिब से गुज़िश्ता रोज एसएसपी ऑपरेशंस को मरासला भी लिख दिया गया है, जिसमें पुलिस की 4 रिजर्व देने का तकाजा किया गया है। इससे कबल एलडीए की जानिब से जोहर टाउन के F1 ब्लॉक में इन कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था, लेकिन एलडीए की टीमों को पसपाई का सामना करना पड़ा और कब्जा माफिया की जानिब से मुबैना तौर पर एलडीए की टीमों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब जैसे ही पुलिस की रिजर्व एलडीए जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि गैर कानूनी तौर पर रेलवे लाइन अबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर डिवीजन में 52 मुकदमा दर्ज हुए हैं, जबकि 29 अफराद को सजा भी दी गई है। रेलवे पुलिस ने 1 साल के अदादोशुमार जारी कर दिए हैं। फहद अमीन से बात करते हैं। फहद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? फहद से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे गैर कानूनी तौर पर रेलवे लाइन अबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर डिवीजन में 52 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, 29 अफराद को सजा भी दी गई है। रेलवे पुलिस ने 1 साल के अदादोशुमार जारी कर दिए हैं। आपको बताएं गैर कानूनी तौर पर रेलवे लाइन अबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लाहौर डिवीजन में 52 मुकदमा दर्ज हुए हैं, जबकि 29 अफराद को सजा दी गई है। रेलवे पुलिस ने 1 साल के अदादोशुमार जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक 52 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, 29 अफराद को सजा दी गई है। गैर कानूनी तौर पर रेलवे लाइन अबूर करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और रेलवे पुलिस ने 1 साल के अदादोशुमार जारी कर दिए हैं। अदादोशुमार के मुताबिक लाहौर डिवीजन में 52 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि 29 अफराद को सजा भी दी गई है। आपको अपडेट किया जा रहा है, गैर कानूनी तौर पर रेलवे लाइन अबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लाहौर डिवीजन में 52 मुकदमा दर्ज किए गए, 29 अफराद को सजा दी गई। रेलवे पुलिस ने 1 साल के अदादोशुमार जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है, गैर कानूनी तौर पर रेलवे लाइन अबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर रेलवे लाइन अबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है और इसी को मद्देनजर रखते हुए लाहौर डिवीजन में 52 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, जबकि 29 अफराद को सजा भी दी गई है। रेलवे पुलिस ने 1 साल के अदादोशुमार भी जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर रेलवे लाइन अबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। लाहौर डिवीजन में 52 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि 29 अफराद को सजा भी दी गई है। रेलवे पुलिस ने 1 साल के अदादोशुमार भी जारी कर दिए हैं। गैर कानूनी तौर पर रेलवे लाइन अबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है और फहद अमीन से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे मज़ीद जानेंगे। फहद, बताइएगा अदादोशुमार जारी कर दिए गए हैं, क्या रेशो रही? जी बिल्कुल, गैर कानूनी तौर पर रेलवे लाइंस को अबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो रेलवे पुलिस की जानिब से जारी है और रेलवे पुलिस ने 1 साल के अदादोशुमार जो है वो लाहौर डिवीजन के जारी किए हैं। सिर्फ लाहौर डिवीजन ने गैर कानूनी ट्रेस पासिंग के खिलाफ जो है वो 52 मुकदमा दर्ज किए हैं। 1 साल के दौरान गैर कानूनी
ریلوے لائن کراس کرنے والے 29 افراد کو جو ہے وہ سزا ہوئی ہے. اعداد و شمار کے مطابق ماہ جنوری میں 8, فروری میں 8, مارچ میں 7 مقدمات درج کیے گئے. اپریل میں 2, مئی میں 5, جون میں 6, جولائی میں 2, اگست میں 3 مقدمات درج ہوئے, جبکہ سپتمبر میں 1, اکتوبر میں 2, نومبر میں 3 اور ماہ دسمبر میں 5 مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے. ریلوے پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمات میں ملوث تمام 52 ملزمان کو کامیابی کے ساتھ چلان بھی کیا گیا. 29 ملزمان کو جو ہے وہ سزا ہوئی اور 23 مقدمات عدالت مجاز میں زیر سماعت ہیں. ریلوے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹریس پاسرز کے خلاف کارروائی مزید تیز کر رہے ہیں. ٹریس پاسنگ کی روک تھام کے لیے اس حوالے سے اسپیشل جو ہے وہ ریلوے پولیس کی ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں. غیر قانونی طور پر ریلوے کراس کرنے سے حادثات بھی ہوتے ہیں اور شہریوں کی املاک اور جان کے ساتھ ساتھ ریلوے کو بھی جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ریلوے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہری اپنی جان و مال کے تحفظ کے لیے ٹریس پاسنگ سے اجتناب کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جامعات میں اقلیتوں کی 50% سے زائد سیٹوں پر داخلے نہ ہوئے. جامعات میں ہر سال اقلیتی کوٹا سیٹیں ضائع ہونے لگیں. داخلے نہ ہونے سے ہر سال سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں. اقلیتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم نے رپورٹ جاری کر دی ہے. آپ کو بتائیں کہ جامعات میں اقلیتوں کی 50% سے زائد سیٹوں پر داخلے نہ ہوئے. جامعات میں ہر سال اقلیتی کوٹا سیٹیں ضائع ہونے لگیں. داخلے نہ ہونے سے ہر سال سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں. اقلیتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم نے رپورٹ جاری کر دی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. جامعات میں اقلیتوں کی 50% سے زائد سیٹوں پر داخلے نہ ہوئے اور جامعات میں ہر سال اقلیتی کوٹا سیٹیں ضائع ہونے لگی ہیں. شہر میں 1000 سے زائد غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ شہریوں کی جانب سے اوور چارجنگ کی 1500 سے زائد شکایات کا ازالہ نہ کیا جا سکا. اسپیشل برانچ نے رپورٹ وزیر اعلیٰ آفس جمع کروا دی ہے اور سیکرٹری بلدیات پنجاب رپورٹ میں پر برہم ہوئے ہیں، جبکہ پارکنگ سٹینڈز کو آٹو مشین سسٹم پر لانے کے لیے 1 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے. جی عمران، بتائیے گا. جی بالکل، 216 رجسٹرڈ پارکنگ سٹینڈ ہے جو آج تک کمپیوٹرائز نہیں ہو سکے. شہر میں غیر قانونی 1000 سے زائد پارکنگ سٹینڈز جو ہیں وہ لیگل نہیں ہے، جس پر شہریوں کی طرف سے کار و موٹر سائیکل ٹوکن اوور چارجنگ کی 1500 شکایت کا ازالہ نہیں کیا جا سکا. اس والے سے اسپیشل برانچ نے وزیر اعلیٰ آفس میں رپورٹ جمع کروائی ہے، جس پر آج سیکرٹری بلدیات پنجاب نے تمام سی اوز کو بلایا اور وہاں پہ برہمی کا اظہار بھی کیا. پارکنگ کمپنی کے افسران کو مانیٹرنگ کیمروں کے ذریعے کنٹرول روم فائل کر کے آٹومیشن پر لانے کے حکم دی دیا ہے، جبکہ 1 ہفتے میں رپورٹ بھی اس والے سے طلب کر لی ہے. جبکہ دیکھا جائے تو پارکنگ کمپنی 4 کروڑ کا ماہانہ ہدف پورا نہیں کر سکی. رپورٹ میں بتایا گیا کہ منظور شدہ بزنس پلان پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. نئی پارکنگ سائٹس کو فعال نہیں کیا جا سکا، جبکہ سیکرٹری بلدیات پنجاب نے کمپنی میں کرپشن کے معاملات پر شدید تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ شہر میں اس وقت 1000 غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ ہیں، جبکہ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ سرکاری و نجی پلاٹس میں چلائے جا رہے ہیں. شالامار، عزیز بٹی، گلباغ، سمنا آباد زون میں 400 سے زائد غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کا انکشاف ہوا ہے رپورٹ میں، جبکہ داتا گنج زون میں 100، راوی میں 110. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران. سی ٹی او لاہور کیپٹن ریٹائرڈ مستنصر فیروز فیصل چوکی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں. پچھلے سال جیسے ہم نے 3,28,000 لرنر ایشو کیے، لیکن ٹوٹل ٹیسٹ جو ہم نے کنڈکٹ کیے وہ 66,000 کیے. لوگ مصروفیات کی وجہ سے آ نہیں سکے، سینٹرز کی تعداد کم تھی، لائسنسنگ شیڈول نہیں ہو سکی، اور ہم اس ہکپ کو اور اس گیپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. سیکنڈ جو ہمیں ڈائریکشن ملی ہے جس پہ عمل درآمد کریں گے وہ یہ کہ ہم چالان کو ایز اے میٹر آف پرفارمنس یا ایز اے میٹر آف ٹارگٹ استعمال نہیں کریں گے کہ ہر وارڈن جو ہے وہ صرف بیٹھ کے چالان کر رہا ہے، بلکہ ہمارا مدعا یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹریفک کے فلو کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگوں کو صحیح معنوں میں سہولت ہو. اس کے علاوہ جو شہر میں ملٹیپل جگہوں پہ کنسٹرکشن کے پروجیکٹس چل رہے ہیں اس میں ہمیں سی ایم صاحب نے ہدایت دی کہ جو پیسیج ہے، جو آلٹرنیٹیو پیسیج رکھا جائے وہ اتنا اسپیشیس ہو کہ لوگوں کو تنگی کم سے کم ہو اور وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ جلد سے جلد ان کا اختتام ہو. اور جیسے بھی شادرہ پہ پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے تو ٹریفک پولیس کی ٹیم، ایل ڈی اے کی ٹیم اور ایڈمنسٹریشن کی ٹیم اس کو وزٹ کرے گی اور جو آلٹرنیٹیو روڈز ہوں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے اس قابل بنائے گی کہ وہ ٹریفک کا فلو برداشت کر سکے. ایک اور جو شہر میں بہت بڑا مسئلہ ہے وہ انکروچمنٹس کا ہے. اس میں ایل ڈی اے کو، ڈی سی صاحبہ کا اور مجھے یہ انسٹرکشن ملی ہے کہ ہم جو شہر کے چوک پوائنٹس ہیں جہاں پہ ٹریفک انکروچمنٹ کی وجہ سے بلاک ہے، چاہے وہ انکروچمنٹ پرماننٹ ہے یا ٹیمپریری ہے کسی اڈے کی وجہ سے، ہم اس کا سروے کریں گے اور مین روڈز پہ انشاءاللہ تعالیٰ 2 شفٹس میں کیمپ لگائے جائیں گے
ताकि इंक्रोचमेंट होने के बाद फिर उस जगह की रखवाली की जाए और वहाँ पे इंक्रोचमेंट दोबारा ना आ सके। एक और जो मसला शहर में हमें शहरी इंटरेस्ट इंडिकेट किया गया वो ये था कि मुख्तलिफ चौकों में और चौराहों में भिखारियों की एक बड़ी तादाद है कि जो जब इशारा बंद होता है तो लोगों के लिए तंगी का बायस बनते हैं। उसमें भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि उन भिखारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस मिलकर इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। और लास्ट ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि हर साल बेताशा लोग ट्रैफिक हादसात में हेड इंजरी की वजह से फौत हो जाते हैं, तो उसमें हेलमेट पे इंशाल्लाह ताला में एक स्पेशल कैंपेन चलाएंगे। जैसे हमने अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाई, उसका मकसद ये है कि जो लोग ट्रैफिक हादसात की वजह से अपनी जान से जाते हैं उनको हेलमेट पहना के उनकी अपनी हिफाजत के लिए, चलान के पर्पज़ के लिए नहीं, तो ये उनकी सहूलत के लिए हम इक़दाम करेंगे। इन सारे इक़दाम का मकसद ये है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो सही मानों में लोगों के लिए आसानी का सबब बने और ये वो सारे हिकअप्स और सारे मसाइल जिसकी वजह से लोग तंग थे, ड्राइविंग लाइसेंस का असूल है, इंक्रोचमेंट्स है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, उन तमाम पे इंशाल्लाह ताला हम एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाएंगे। और जैसे सीएम साहब ने तमाम डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दी तो हम अपनी जॉइंट टास्क फोर्स और जॉइंट टीम्स बनाएंगे ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मसला किसी एक डिपार्टमेंट के ना होने की वजह से पेंडिंग रह जाए। तो इंशाल्लाह ताला मेरा आपसे ये कमिटमेंट है कि आपको ट्रैफिक के सिस्टम में, लाइसेंसिंग के सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट बहुत जल्द नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, बताइएगा कि लाइसेंसिंग सेंटर के जो बारे में आप बात कर रहे हैं, सर उसका प्रोसेस आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो लिबर्टी लाइसेंसिंग सेंटर है वहाँ पे जो इंचार्ज है उसका शहरियों के साथ रवैया दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात ये बता दें कि बड़ी ही खुशखबरी है ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स के लिए, ट्रैफिक इंचार्जेस के लिए कि उनको नई गाड़ियाँ फराहम की जा रही हैं। जो वार्डन है इनके पास भी तो वही बाइक्स हैं 2007 की, ये कब रिप्लेस हो रही है? देखिए ये जो आपने लाइसेंसिंग सेंटर की बात की वो इंशाल्लाह मैंने तमाम लाइसेंसिंग सेंटर खुद विज़िट किए हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारा जो बेस्ट स्टाफ है वो उस पर काम करे, हम उसकी बड़ी अच्छी मॉनिटरिंग करें, शहरियों से फीडबैक लें। शहरी का फीडबैक सबसे अच्छा यार्डस्टिक है जिस पर किसी बंदे की परफॉर्मेंस को गेज किया जा सकता है। और कुछ सेंटर जैसे मैंने कहा लिबर्टी को भी हम इंशाल्लाह ताला वहाँ पे रिपेयर का काम चल रहा है, उसको 24/7 चलाएंगे ताकि शहरी वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके भी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली लाहौर चैम्बर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस पंजाब के सनतकारों, ताजरों, भाइयों, मीडिया के भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने लिए बाइस इज़्ज़त समझता हूँ कि आपने मुझे लाहौर चैम्बर का दावत दी और फिर आप सब भाइयों से मिले। और जिस तरह कि आपने कहा कि आप हमारे लिए इस जो आपने अपने इरशादात में फरमाया कि इसके लिए आप कोशिश करें, ऐसा नहीं है। मैं आप में से हूँ और आपका वकील बनकर काम करूँगा, ये ऐसी बात नहीं है। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त हमारा मुल्क एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। जैसे कि ये स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फिर चैम्बर है। चैम्बर्स में भी आपके चैम्बर का या कराची के चैम्बर का जो मुकाम है वो पाकिस्तान में नुमाया है। और जितना आपके चैम्बर की जो अदफ आप मुकर्रर करते हैं, इसी तरह बाकी चैम्बर और बिजनेस कम्युनिटी आपको और कराची को देखती है, क्योंकि आप ज़्यादा बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं। तो इस वक्त मुल्क मुश्किलात से दो चार है और आप लोग जो है, यानी मैं भी आप में से हूँ। 2 महीने पहले आपकी तरह मुतालबात हम करते थे और लोगों से, अब आप हमसे मुतालबात करते हैं, खाली सीट बदल गई। तो हमारी कोशिश होगी और मैं ज़रा जल्दी काम करने वाला हूँ, ये फिते मिते मानता नहीं हूँ। लेकिन चूँकि आप मुल्क की रीढ़ की हड्डी के साथ साथ मुल्क के सबसे बड़े सूबे के नुमाइंदे हैं,
और एक बड़े भाई की हैसियत से आप लोगों पे जिम्मेदारी भी ज़्यादा आती है। जब रियासत कमज़ोर होती है तो उसके पिलर्स खुदा न खास्ता हिल जाते हैं, और रियासत की कमज़ोरी 21वीं सदी में सबसे पहले उसकी इकॉनमी है, और उस मुल्क में सनतकारी है, बेरोजगारी का खात्मा है और महंगाई पे काबू पाना है। इस वक्त बैक टाइम ये पांचों मसाइल ने हमारे रियासत को घेर रखा है, और इसमें भी कोई शक नहीं। आपने जो कहा कि हम बाइकाट कर लेंगे जो चार्टर ऑफ इकॉनमी पे साइन नहीं करती, तो मैंने कल भी फेडरेशन के ऑफिस में गवर्नर को कहा कि भाई आप ये चैम्बर्स के प्रेसिडेंट, सदर, एग्जीक्यूटिव मेंबरान, चैम्बर के मेंबरान को पार्टी से नती मत करें। इसमें कोई शक नहीं, हम जितने भी लोग बैठे हैं ये मुख्तलिफुल ख्याल जमातों से ताल्लुक़ रखते होंगे, लेकिन जब हम इस छत के नीचे बैठे हैं तो हमारी सोच एक है कि इकॉनमी तरक्की करे, सनत तरक्की करे, मुश्किलात का खात्मा हो। हम फिर एक सोच के मालिक हैं और इसके लिए हम जदोजहद करते हैं। इसी तरह एक आपने कहा कि 54 चैम्बर्स का एक कन्वेंशन हुआ था इस्लामाबाद में। अब देखिए कि उसमें कौन नहीं आए थे। आपका फर्ज बनता है, उस वक्त हुकूमतें नहीं टूटी थी सूबों में। और गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। आपको बताएं कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। सुहेल अशरफ सेक्रेटरी मवासलात पंजाब तैनात किए गए हैं, जबकि सारा उमर को डीजी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। तो वहीं मियां उस्मान अली को डायरेक्टर एंटी करप्शन रीजन बी लाहौर डिवीजन लगा दिया गया है। मजीद देखिए हसन रजा की रिपोर्ट में। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पे छाड़, मुतादिद आला ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज सुहेल अशरफ को सेक्रेटरी मवासलात पंजाब तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज को सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सायरा उमर डीजी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मुकर्रर। डीजी वाइल्ड लाइफ मुबीन इलाही को ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन रीजन बी लाहौर डिवीजन नुमान सदीक को OSD बना दिया गया। मियां उस्मान अली डायरेक्टर एंटी करप्शन रीजन बी लाहौर डिवीजन तैनात। AC फैसलाबाद उमर मकबूल को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग लाहौर लगा दिया गया। अदनान रशीद को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लाहौर की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लाहौर नाजिया मोहल को एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन लाहौर की जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कसूर ज़िशान नसरुल्लाह रांझा को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ओकाड़ा तैनात कर दिया गया। तहनीत बुखारी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कसूर की जिम्मेदारियां मिल गईं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिजाबाद अब्दुल रऊफ को OSD बना दिया गया। इम्तियाज अली को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिजाबाद की जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई हैं। मुजतबा खान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू गुजरांवाला तैनात। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट रिजवान महमूद को ओहदे से हटाकर मोहम्मद इकबाल को जिम्मेदारियां दे दी गईं। इसी तरह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू गुजरात मोहम्मद औरंगजेब को OSD बनाकर खिजर हयात भट्टी को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इजलास आज तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत इजलास में शिरकत करेगी। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। मज़ीद तफसीलात लेंगे लियाकत अली से। लियाकत, सीनियर क़यादत इजलास में शिरकत करेगी और यकीनन आज एक अहम फैसला होगा। बिल्कुल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो इंतखाबात का मामला है, इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने आज अलग तक इजलास तलब किया है, जो इमरान खान की गिरफ्तार जमानत पर होगा, जिसमें पार्टी की सीनियर लीडरशिप शिरकत करेगी और पंजाब और
खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबी मुहिम और दीगर अमूर के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। जी ठीक है लियाकत अली, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज अवामी राबता मुहिम के लिए मुतहरिक हैं। मरियम नवाज का बहावलपुर और मुल्तान के बाद अगला पड़ाव एबटाबाद होगा। जबकि मज़ीद आपको ये भी बताएं कि मरियम नवाज 9 फरवरी को एबटाबाद वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। मरियम नवाज 10 फरवरी को तंजीमी इजलास की सदारत भी करेंगी। मरियम नवाज 2 रोज़ लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगी। मज़ीद जानते हैं सलमान तारिक से। सलमान बताइएगा। जी, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज अवामी राब्ता मुहिम के लिए मुतहरिक है और इस सिलसिले में मरियम नवाज का अगला पड़ाव अब बहावलपुर और मुल्तान के बाद एबटाबाद होगा। मरियम नवाज जो है गुज़श्ता रोज जिन्होंने मुल्तान में वर्कर कन्वेंशन मुनक़िद किया और वहाँ पे खिताब भी किया, अब जो है वो 9 फरवरी को एबटाबाद में वर्कर कन्वेंशन के लिए पहुंचेंगी और वहाँ पे खिताब करेंगी वर्कर कन्वेंशन से। उसके बाद ही 10 फरवरी को एबटाबाद में तंजीमी इजलास की सदारत भी करेंगी। मरियम नवाज 2 रोज़ जो है वो अब लाहौर में क़याम करेंगी और मरियम नवाज लाहौर में क़याम के दौरान पार्टी सेक्रेटेरिएट में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान। निगरान हुकूमतों के वज़राए आला और वज़रा ने अभी तक असासे ज़ाहिर नहीं किए। 24 घंटों में असासे ज़ाहिर ना किए गए तो अदालत से रिज्यू करूँगा, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। मज़ीद तफसीलात लेंगे लियाकत अली से। लियाकत, रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया है और कह रहे हैं कि अदालत से रिज्यू करूँगा, तो किन बुनियाद पर वो अदालत से रिज्यू कर सकते हैं? जी बिल्कुल, निगरान वज़राए आला और जो निगरान वज़रा हैं इनके तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर ये ट्वीट किया फवाद चौधरी ने। उनका कहना था कि तकरीबन जो है वो 20 से ज़ायद दिन इन लोगों को हो चुके हैं कि जो निगरान वज़रा जो और निगरान वज़ीर जो हम अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने असासाजात डिक्लेयर नहीं किए। तो अगर उन्होंने अपने 24 घंटे में असासाजात डिक्लेयर ना किए तो वो अदालत से रिज्यू करेंगे। जी ठीक है लियाकत अली, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के असरात से पंजाब पुलिस भी मुतासिर है। पेट्रोल कीमत में चौथे और आखिरी क्वार्टर के फंड्स भी हासिल कर लिए। पंजाब पुलिस को आखिरी क्वार्टर के फंड्स अप्रैल में जारी होते हैं। पंजाब पुलिस को 1 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए। मज़ीद तफसीलात लेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें से जो है वो पंजाब पुलिस भी मुतासर हुई है। पंजाब पुलिस ने तेल की कीमत में 4th और फाइनल क्वार्टर के जो फंड है वो अभी हासिल कर लिए हैं। 4th क्वार्टर के जो फंड है वो पंजाब पुलिस अप्रैल के महीने में जो है पंजाब पुलिस को जारी किए जाते हैं। जो है रवा माह जो है पंजाब पुलिस 3rd क्वार्टर हासिल करती है, लेकिन तेल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जो है वो अभी जो है 4th और फाइनल क्वार्टर के जो फंड्स हैं वो पंजाब पुलिस को मिल गए हैं। तेल की मद में 1 अरब और 40 करोड़ के जो है फंड पंजाब पुलिस को दिए गए हैं। लाहौर पुलिस को सबसे ज्यादा तेल की मद में फंड जारी किए गए हैं। लाहौर पुलिस को 24 करोड़ 80 लाख रुपए के फंड जो है वो जारी किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस को 3 करोड़ 90 लाख के जो है फंड जारी किए गए हैं। इसके अलावा मुल्तान पुलिस को 4 करोड़ जो है तेल की मद में जारी किए गए हैं। फैसलाबाद पुलिस को 7 करोड़ रुपए के जो है तेल की मद में फंड जारी किए गए हैं। रावलपिंडी पुलिस को 5 करोड़ 70 लाख रुपए के जो फंड है वो तेल की मद में जारी किए गए हैं। इसके अलावा गुजरांवाला पुलिस को 4 करोड़ और सरोदा पुलिस को 2 करोड़ 10 लाख के फंड हैं वो जारी किए गए हैं। आइंदा चंद रोज तक जो है वो तेल की मद में पंजाब पुलिस पंजाब हुकूमत से मजीद फंड का जो है वो मुतालबा करेगी, क्योंकि तेल की जो कीमतें हैं उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पंजाब पुलिस रमजान साल के 4 क्वार्टर का जो तेल है अब ले चुकी है। अब जो है वो आखिरी जो 3 महीने हैं उसके लिए पंजाब पुलिस को मजीद जो है फंड दरकार होंगे। अदरवाइज जो पंजाब पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो गश्त करने का जो मरहला है, इश्तिहारी पसंदों का जो मरहला है, उसमें जो है पंजाब पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से जो पंजाब पुलिस वज़ारा का कहना है कि तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से पंजाब जी ठीक है मुदस्सिर हुसैन, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक चलान करने का डेली कोटा ख़त्म कर दिया है। गुलबाग माल रोड, जे रोड और फिरोजपुर रोड को ट्रैफिक के हवाले से मॉडल रोड्स करार देने का फैसला भी किया गया है। इस बारे मज़ीद तफसीलात लियाकत अली से जानते हैं। जी लियाकत। बिल्कुल, निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक चलान करने का जो डेली कोटा है उसको खत्म कर दिया और कहा कि चालान का टारगेट पूरा करने की रवश खत्म कर दी है। ट्रैफिक वार्डन की कारकर्दगी डेली चलान से मशहूर नहीं होगी। 5 बड़े शहरों
میں جو ہے وہ شہری کی سہولت کے لیے ٹریفک لائسنس کا اجرا بھی آسان بنا دیا گیا. لاہور، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ اور راولپنڈی میں لائسنسنگ سینٹر جو ہے وہ 2 شفٹوں میں کام کریں. صوبائی وزیر صنعت و تجارت ایس ایم تنویر سے چیئرمین ایپٹما حامد زمان کی ملاقات ہوئی ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر کو بجلی کے کنیکشن، ٹیکس ریفنڈ، سوشل سیکورٹی سمیت دیگر مسائل پر بات چیت کی گئی. ایس ایم تنویر کی ٹیکسٹائل سیکٹر کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. مزید تفصیلات دیں گے زاہد عابد سے. جی زاہد. ٹیکسٹائل میلز ایسوسی ایشن کے وفد نے صوبائی وزیر تجارت سے ملاقات کی، جس نے اپنے اور صنعت کے درپیش مسائل سے ان کو آگاہ کیا، جس پر وزیر صنعت و تجارت کی جانب سے مکمل یقین دہانی کروائی گئی کہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو کہ برآمدات میں سب سے اہم حصہ ڈالتا ہے، اس کی تمام تر مشکلات ختم کرنے کے لیے صوبائی سطح پر جو ممکن ہو سکا وہ اقدامات کیے جائیں گے. جبکہ ایپٹما کے چیئرمین حامد زمان کی جانب سے بتایا گیا کہ اس وقت بجلی کے ٹیرف اور گیس کی فراہمی اور دیگر مسائل ایسے ہیں جن کی وجہ سے ٹیکسٹائل سیکٹر اس وقت مشکلات کا شکار ہے اور برآمدات بھی شدید طور پر متاثر ہو رہی ہیں. اور اس وقت چونکہ برآمدات ہی ملک کو بہترین طور پر زر مبادلہ کما کر دے سکتی ہیں، اس لیے اس سیکٹر پر فوری طور پر توجہ دی جائے، جس پر صوبائی وزیر تجارت نے جی ٹھیک ہے زاہد عابد، آپ کا شکریہ. اسکولز کے سالانہ امتحانات کی تیاری کا یہ معاملہ ہے، جبکہ محکمہ کی جانب سے اسکول سربراہان پر مزید مالی بوجھ ڈال دیا گیا ہے. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن اسکولز کو سوالیہ پیپر صرف ای میل کرے گا، جبکہ اسکول انتظامیہ اپنی مدد آپ کے تحت سوالیہ پیپرز کی فوٹو کاپی کروائے گا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اسکول کے سالانہ امتحانات کی تیاری کا یہ معاملہ ہے، محکمے کی جانب سے اسکول سربراہان پر مزید مالی بوجھ بھی ڈال دیا گیا ہے. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن اسکولوں کو سوالیہ پیپر صرف ای میل کرے گا. آپ کو بتائیں کہ اسکول انتظامیہ اپنی مدد آپ کے تحت سوالیہ پیپرز کی فوٹو کاپی کروائے گا، جبکہ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن اسکولوں کو سوالیہ پیپر صرف ای میل کرے گا. اسکولوں کے سالانہ امتحانات کی تیاری کا یہ معاملہ ہے، محکمے کی جانب سے اسکول سربراہان پر مزید مالی بوجھ ڈال دیا گیا. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن اسکولوں کو سوالیہ پیپر صرف ای میل کرے گا. اسکول انتظامیہ اپنی مدد آپ کے تحت سوالیہ پیپرز کی فوٹو کاپی کروائیں گے. آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ اسکولوں کے سالانہ امتحانات کی تیاری کا یہ معاملہ ہے، جس پہ محکمے کی جانب سے اسکول سربراہان پر مزید مالی بوجھ ڈال دیا گیا ہے. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن اسکولوں کو سوالیہ پیپر صرف ای میل کرے گا. اسکول انتظامیہ اپنی مدد آپ کے تحت سوالیہ پیپرز کی فوٹو کاپی کروائے گی. اس فی الوقت اتنا ہی.